वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे कॉम्प्लेक्स और उलझे हुए जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ की यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। आखिर इसकी असली जड़ क्या है? ये बस एक आम दुश्मनी नहीं है, इसने पिछले कई दशकों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी और शांति को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज की इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मेन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। पहला, द मॉडर्न फ्लैश पॉइंट, फिर द पेट्रो डॉलर पावर प्ले, उसके बाद रेवोल्यूशन एंड न्यूक्लियर एम्बिशंस, चौथा कोलैप्सिंग डील्स एंड एस्केलेशन, और आखिरी में द चोक पॉइंट स्ट्रैटेजी। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द मॉडर्न फ्लैश पॉइंट, जहां हम 2026 के क्राइसिस को डीकोड करेंगे। सीधे आज के दौर में आते हैं। फरवरी 2026 की उस घटना को सोचिए जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। 1000, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। फरवरी 2026 में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के टाइम पर अमेरिका ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ईरान पर 1000 से ज्यादा स्ट्राइक्स किए। टारगेट क्या था? ईरान की टॉप लीडरशिप को एक ही झटके में पूरी तरह खत्म करना। लेकिन क्या सच में इतने मैसिव अटैक के बाद सब कुछ रुक गया? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है एक बेहद कमाल के मिलिट्री कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं मोज़ेक डॉक्ट्रिन। असल में ईरान को इस तरह के हमले का पहले से ही अंदाजा था। उन्होंने स्मार्टली अपने कमांड स्ट्रक्चर को 21 अलग-अलग प्रोविंशियल हेड्स में बांट रखा था। मतलब अगर सेंट्रल लीडरशिप पर हमला हो भी जाए तब भी उनकी मिलिट्री और पॉलिटिकल सिस्टम बिना रुके काम करती रहेगी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। कमांड टूटी नहीं, बल्कि और ज्यादा ऑटोनमस तरीके से ऑपरेट करने लगी। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द पेट्रो डॉलर पावर प्ले और इसकी 1950s की ओरिजिन्स। अब सवाल ये है कि 2026 तक बात पहुंची कैसे? इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं। 1951 में जब ईरान के प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक ने ऑयल को नेशनलाइज किया तो वेस्टर्न कंट्रीज पूरी तरह हिल गई। फिर क्या था? 1953 में ऑपरेशन एजैक्स चलाया गया और वहां की सरकार को गिरा दिया गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 1971, अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया, जिसे निक्सन शॉक कहते हैं। अब उन्हें अपनी इकोनॉमी के लिए एक नए बेस की जरूरत थी, और बस यहीं से 1974 में जन्म होता है पेट्रो डॉलर सिस्टम का। तो आखिर ये पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग का चक्कर है क्या? देखिए, 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर एक अरेंजमेंट किया। डील ये थी कि ग्लोबल मार्केट में तेल यानी ऑयल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर्स में ट्रेड होगा, और ऑयल बेचने से जो डॉलर्स मिलेंगे वो वापस अमेरिका की इकोनॉमी और मिलिट्री बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। इसी एक अकेले मूव ने पूरी दुनिया में यूएस डॉलर को अनचैलेंज्ड बॉस बना दिया। अगर ध्यान से देखें तो अमेरिका और ईरान के एंड गोल्स हमेशा से एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट रहे हैं। यूएस का मेन ऑब्जेक्टिव अपने पेट्रो डॉलर सिस्टम और गल्फ एलाइज को हर हाल में प्रोटेक्ट करना। वहीं ईरान का ऑब्जेक्टिव क्या था? अपनी रेजीम को बचाना और एक सॉलिड सॉवरेन डिटरेंस बिल्ड करना। दोनों के इरादे इतने अलग थी कि इनका टकराना लगभग तय था, एक परमानेंट कोलिजन कोर्स बन चुका था। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, रेवोल्यूशन एंड न्यूक्लियर एम्बिशंस, शिफ्टिंग अलायंसेस। सच कहूं तो हिस्ट्री का ये फैक्ट थोड़ा अजीब और थोड़ा हैरान करने वाला है। 1957 के एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम को ही ले लीजिए। क्या आपको पता है कि अमेरिका ने ही इनिशियली ईरान को न्यूक्लियर इकोसिस्टम और मेडिकल रिसर्च टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की थी? जी हाँ, जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए आज अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं और स्ट्राइक्स हो रही हैं, उसकी शुरुआत एक टाइम पर इन दोनों देशों ने मिलकर की थी। क्रेजी राइट? पर जैसा कि हम जानते हैं, जियोपॉलिटिक्स में दोस्तियां बदलते देर नहीं लगती। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन ने यूएस बैक्ड शाह को सत्ता से उखाड़ फेंका। इस एक इंसिडेंट ने ईरान में एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट की ऐसी आग लगाई जो आज तक जल रही है, और ये नारा डेथ टू अमेरिका उसी सेंटिमेंट का सिंबल बन गया। एक ही झटके में ईरान से अमेरिका का पूरा इन्फ्लुएंस हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब इस न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की सबसे टेक्निकल चीज को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट। देखिए, अगर एनरिचमेंट 3 से 5% है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आती है, पर जैसे ही ये 20 से 60% पर पहुंचती है, देश ब्रेकआउट फेज में आ जाता है। मतलब वो वेपन बनाने की दहलीज पर खड़े हैं,
और 90% पर तो ये सीधे वेपन्स ग्रेड मटेरियल बन जाता है। जब ईरान इराक वॉर चल रही थी और बाद में जब यूएस ने इराक में सद्दाम हुसैन को हटाया, तो ईरान को क्लियर हो गया था कि अगर अपना वजूद बचाना है तो हायर एनरिचमेंट के रास्ते पर चलना ही होगा। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, कोलैप्सिंग डील्स इन एस्केलेशन, द साइकिल ऑफ रिटेलिएशन। मॉडर्न टाइम्स में ये कॉन्फ्लिक्ट एक एंडलेस रिटेलिएशन साइकिल बन चुका है, टिट फॉर टैट जिसे कहते हैं। पहले स्टक्सनेट वायरस के जरिए ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को साइबर अटैक से बर्बाद किया गया, फिर वहां के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ्स होने लगीं। 2015 में उम्मीद की किरण आई जब JCPOA डील साइन हुई, जिससे एनरिचमेंट को 3.67% पर फ्रीज कर दिया गया था। लेकिन बूम, 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया, सब कुछ बिखर गया और फाइनल ब्लो आया अप्रैल 2021 में, जब ईरान की नतांज फैसिलिटी पर बॉम्ब अटैक हुआ। यहां से हालात पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इन सब चीजों का रिजल्ट क्या निकला? डेटा पर नजर डालिए। जो एनरिचमेंट 2015 में 3.67% पर लॉक था, वो डील्स टूटने के बाद 2020 में 20% तक पहुंच गया और 2021 के नतांज अटैक के बाद सीधे 60% पे स्पाइक कर गया। ये नंबर साफ बताते हैं कि जब डिप्लोमेसी फेल होती है और एग्रेशन बढ़ता है तो उसका रिएक्शन कितना खतरनाक और एक्सट्रीम हो सकता है। इस एस्केलेशन का क्लाइमैक्स देखिए। जून 2025, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। यूएस के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने फोरडो और नतांज जैसी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज पर हेवीली बॉम्बार्ड किया। पर ट्विस्ट देखिए, अटैक होने से ठीक पहले ईरान ने रातों रात ट्रक्स के जरिए लगभग 200 किलोग्राम्स ऑफ 60% इनरिच्ड यूरेनियम वहां से निकाल लिया था। सोचिए, इतना मैसिव स्टेल्थ ऑपरेशन पर मेन टारगेट ही हाथ से निकल गया। और अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे क्रूशियल सेक्शन की तरफ, द चोक पॉइंट स्ट्रैटेजी और एसिमेट्रिक वॉरफेयर का खेल। अब सोचिए, ईरान जैसा देश एक ऐसी ग्लोबल सुपर पावर से मिलिट्री के मैदान में कैसे लड़ता है? इसका जवाब एक नंबर में है, $20,000। आज के अल्ट्रा मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, पर यही कॉस्ट है एक आम ईरानी शाही ड्रोन की। ये सस्ते पर इफेक्टिव वेपन्स गेम चेंजर बन गए हैं। अब इसका कंपैरिजन देखिए। इस $20,000 के ड्रोन को हवा में मार गिराने के लिए अमेरिका को जो पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल चलानी पड़ती है, उसकी कॉस्ट कितनी है? $4 मिलियन। $4 मिलियन। यही है असिमेट्रिक वॉरफेयर की सच्चाई। ईरान बहुत ही कम खर्च करके दूसरी तरफ सुपर पावर के डिफेंस बजट का बड़ा हिस्सा ड्रेन कर रहा है। और बात सिर्फ ड्रोन्स की नहीं है, ये पूरी एक चोक पॉइंट स्ट्रैटेजी है जिसका इम्पैक्ट डरा देने वाला है। जरा इस चेन रिएक्शन को समझिए। स्टेप 1, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी एक कमर्शियल शिप को टारगेट करता है। स्टेप 2, खतरे को देखते हुए ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज तुरंत वहां कवर देना बंद कर देती हैं। और स्टेप 3, रिजल्ट ये होता है कि दुनिया भर की एसेंशियल ऑयल सप्लाई वहीं की वहीं रुक जाती है। बिना किसी बड़ी लड़ाई के सप्लाई चेन पैरालाइज हो जाती है। चलिए इसकी ग्रेविटी को समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने सबसे नैरो पॉइंट पर सिर्फ 9 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन यहीं से जापान की 80%, इंडिया की 50% और चाइना की 40% एनर्जी सप्लाई गुजरती है। अगर ये चोक पॉइंट थोड़े टाइम के लिए भी बंद हो जाए तो असर सिर्फ उस रीजन में नहीं होगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। और ऑयल तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। ईरान के पास और भी कई अलार्मिंग टारगेट्स हैं, जैसे गल्फ नेशंस के डीसैलिनेशन प्लांट्स, जहां से उनका 60% पीने का पानी आता है, या फिर सबमरीन इंटरनेट केबल्स, और वो चोक पॉइंट्स जहां से 90% फूड इंपोर्ट्स आते हैं। इन सब पर कांस्टेंट रिस्क बना रहता है, जो सीधा पेट्रो-डॉलर इकोनॉमी पर भारी प्रेशर डालता है और यूएस द्वारा अपने एलाइज को दी गई सिक्योरिटी गारंटीज को चैलेंज करता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, जब लड़ाई ऐसे असिमेट्रिक तरीके से लड़ी जा रही हो, जहां भूगोल और चोक पॉइंट्स ही हथियार हों, तो क्या कोई सुपर पावर सिर्फ अपनी मिलिट्री ताकत से जीत सकती है? खासकर तब जब इस वॉर की कोई क्लियर फिनिश लाइन ही ना दिख रही हो। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉम्ब और मिसाइल्स का नहीं है, ये इकोनॉमिक डोमिनेंस और सर्वाइवल की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल है। इस पे जरा सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।